अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। डोनाल्ड ट्रंप सदर तो अमेरिका के मुंतखब हुए हैं, लेकिन उनकी इस फतह ने पाकिस्तानी सियासत में भरपूर हलचल मचा दी है। तहरीक इंसाफ को उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचते ही इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इस सिलसिले में इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने तो जल्द अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मुलाकात करके इमरान खान की रिहाई का मामला उठाने का ऐलान कर दिया है, जबकि शहबाज गिल ने भी अपनी एक्स पोस्ट में ऐसी ही उम्मीद का इजहार किया है। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद क़यादत किसी डील के तासुर की नफी कर रही है। साबिक स्पीकर हसन कैसर कहते हैं कि जुल्फी बुखारी को मिस कोट किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो बात करूंगा। जुल्फी बुखारी साहब से मेरी बात हुई है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की है, इसको मिसकोट किया गया। मेरी आज उसके साथ बात हुई है, उसने कहा कि मैंने कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे दी है और जो बात किया उसको मिसकोट किया गया है। वो इस वक्त कोई प्लान नहीं रखते, न कोई अभी उसके साथ राबिता है। जब अगर जरूरत हुई और मुझे कहा गया तो मैं भी किरदार अदा करूंगा, लेकिन जो इस किस्म की रिपोर्टें आ रही है और जो खासकर मीडिया में चल रहा है, उन्होंने उसके साथ लाताल्लुकी का इजहार किया है। दूसरी जानिब हुकूमत तासुर तो दे रही है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस में आने वाली तब्दीली के पाकिस्तान की सियासत पर कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। ताहम हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप के गैर रवायती स्टाइल के बायस अंदर ही अंदर तशवीश जरूर लाहक है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आ ही गई तो क्या करना है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मुशावरत भी की गई है, जिसका बाज़ाब्ता इजहार वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कर दिया है। राना सनाउल्लाह के बकौल हमारी इस पर बात हुई है। वज़ीर आज़म ने भी कहा है यह बहुत बड़ा अगर है, फिलहाल ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर हमारी बात हुई है, ये बहुत बड़ा अगर है और वज़ीर आज़म साहब की फ़िलहाल तो ये राय है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप साहब या अमेरिका की तरफ से कतन कोई प्रेशर, कोई मुतालबा, कोई मामला जो है वो नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कुछ साल पहले अमेरिकी गुलामी को मुस्तरद करने वाली तहरीक इंसाफ को ट्रंप से वाबस्ता उम्मीदों की वजह से गुलामी का ताना दे दिया है। तो ये एनआरओ की जो रट है और बाहर से आवाजें उठा रहे हैं। पहले बयानिया बनाया गया गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। ये स्टेटहुड है, फॉरेन पॉलिसी है। इसको अपनी बहुत ही गलत सियासत की नज़र जो करने की कोशिश की जा रही है, बिल्ली को छीछड़ों के जो ख्वाब हैं वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। कभी कहते हैं ये आएगा हमें बाहर निकालेगा, कभी कहते हैं वो आएगा हमें बाहर निकालेगा। तो ये डिसाइड कर लें कि आप गुलाम हैं कि आप गुलाम नहीं हैं। अमेरिकी सदर की कॉल आए ना आए, तहरीक इंसाफ ने अपने बानी की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करनी थी, लेकिन अब इस मामले पर भी पार्टी तजब्जब का शिकार है और अब 9 नवंबर को सवाबी से तहरीक शुरू नहीं होगी बल्कि सिर्फ जलसा होगा। एक खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सवाबी में जलसा करने जा रहे हैं, जबकि तहरीक की हतमी कॉल पानी पीटीआई खुद देंगे। जबकि आज कोयटा में इजाजत ना मिलने पर तहरीक इंसाफ को जलसा मनसूख करना पड़ा। आज का दिन अदालती फ्रंट से फिर तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा रहा, जहां बानी पीटीआई को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में वक्ती रिलीफ और मजीद टाइम मिल गया, जिनमें GHQ हमला केस में फर्द जुर्म 16 नवंबर तक मुअख्खर हो गई है, जबकि 9 मई के 4 केसेस में उन्हें जमानत मिल गई है। दोषा खाना 2 केस में बरियत पर फैसला महफूज हो गया है, जो 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को बानी पीटीआई से उनके वकला, खानदान और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाली तब्दीलियों के बाद आज चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया, जबकि 10 जजेस के खिलाफ अदम शवाहिद की बिना पर रेफरेंसेस को खारिज कर दिया गया। एलामिये के मुताबिक फैसला किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट दूसरे इदारों के सरबराहों पर भी लागू होता है, ताहम दूसरे इदारों की वजाहत नहीं की गई। आज ही चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का भी इजलास हुआ, जिसमें सिंध में आईनी बेंचेस के कयाम पर मुशावरत हुई, ताहम बेंचेस के कयाम पर बात आगे न बढ़ सकी और अब जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है और सिंध हाई कोर्ट को इस दौरान आईनी मामलात टेकअप करने की इजाजत दे दी गई है। जबकि 26वीं आईनी तरमीम, जिसके तहत ये सब कुछ हुआ, उसे मजीद सियासतदानों ने चैलेंज कर दिया है। चैलेंज करने वालों में फहमीदा मिर्जा, मुस्तफा नवाज खोखर और अख्तर मेंगल शामिल हैं और इस तरमीम के खिलाफ अब तक 8 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और मुमकिन अमरीकी दबाव या तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तान में ये बहस जोरों पर है कि वो
इमरान खान साहब को रिहा करवा देंगे, कोई कॉल आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और हुकूमत की तरफ से भी इस पर ज़ाहिर मुशावरत तो हो रही है, जो राना सनाउल्लाह साहब ने जिसका इजहार भी किया है कि अगर कॉल आती है तो क्या करना है। वाकईतन गवर्नमेंट इस मामले को इतना संजीदा ले रही है? देखिए, ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं है जहां पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल एसएचओ के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे काउंसलर का छोटा भाई जो है वो हवालात में है, अपने एएसआई को कहिए उसको छोड़ दे। ये जो स्टेटहुड होता है और फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस होते हैं, ये चलते हैं पॉलिसी की बुनियाद पर, ये इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द नहीं होते। और जो हमारा एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा किसी एक मुल्क से जो ताल्लुक है वो किसी दूसरे मुल्क की कॉस्ट के ऊपर नहीं है, हमारा हर किसी से एक अपना ताल्लुक है। और जो वहां पे जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत सारे मामलात खुश असलूबी से भी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल रेटरिक क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स के जरिए, और कहा जा रहा है कि जी कोई रिहाई हो जाएगी, देखिए पाकिस्तान का एक अपना लॉ है, पाकिस्तान के अपने मामलात हैं। एक बंदा जिसको सजा हुई है, जिस पे केसेस चल रहे हैं, वो जेल में है, उसके सपोर्टर्स पहले कहते रहे एब्सोल्युटली नॉट, और कहते रहे, मुझे आज तक वैसे समर साहब ये पता नहीं लगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने किसको एब्सोल्युटली नॉट कहा था, किस वक्त कहा था, किस तारीख को कहा था, किस मुतालबे के जवाब में कहा था, ये तो पता नहीं लग सका क्योंकि झूठा एक बयानिया था। तो पहले कहा गया कि गुलामी नामंजूर, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? क्या ये पहले रिहा होंगे, उसके बाद फिर कौम को गुलामी से आजाद कराएंगे? ये बड़ी गैर संजीदा सी गुफ्तगू है। और ये जो लौंडे लपाड़े हैं जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, इनको फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मुल्कों के मामलात के हवाले से शायद इतनी आगाही नहीं है। वैसे अता साहब एक हिस्ट्री तो मौजूद है पाकिस्तान की अमेरिका को लेकर के, जब सन 2000 में मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से बाहर निकलवाने में एक रोल प्ले किया था उस वक्त के सदर बिल क्लिंटन ने। तो अगर ऐसी कॉल कोई आ ही जाती है तो फिर क्या करेगी हुकूमत? रेजिस्ट करेगी? देखिए, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कॉल मुतवक्के है या ऐसी कोई कॉल आएगी जिसकी उम्मीद में ये बैठे हैं जिन्होंने गुलामी से आजाद कौम को करवाना था। और जैक गोल्डस्मिथ इनका ऑब्वियसली रिश्तेदार है, वो मैं उस रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहता। वो एक आजकल पूरी एक लॉबी है और वो अपना एक अलग काम कर रहा है, उसकी तो उन्होंने कभी मजम्मत नहीं की। जैक इज अ गुड मैन कहते रहे, जैक के हवाले से कहते रहे कि मैं इसकी कैंपेन चलाऊंगा। और जब वो इजराइल के हक में और फलस्तीन के खिलाफ ट्वीट करता है तो ये उसको तो कंडेम नहीं करते। एक वैसे मैं बात कर रहा हूँ। मगर देखिए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कॉल तो मियां नवाज शरीफ को भी आई थी और उसमें कहा गया था कि इतने $5 अरब देंगे, एटमी धमाके मत कीजिए, तो उन्होंने तो किए थे। मेरा कहने का सिर्फ मकसद एक है कि ऐसी कोई कॉल ऐसे ना आ सकती है, ना फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है कि इसको रिहा कर दें। तो अमरीकी जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एक बड़ी गैर मुतवक्का सी एक शख्सियत है। उनका स्टाइल जो है बड़ा गैर मुतवक्का सा है सियासत के अंदर भी। वो कर भी सकते हैं कॉल, उनके बारे में आप कुछ कह तो नहीं सकते। अगर आ जाती है कॉल, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, अगर आ जाती है तो रेजिस्ट करेंगे जिस तरह आप मियां साहब का हवाला दे रहे हैं रेजिस्ट किया था? जैसे मैंने कहा कि हर मुल्क के साथ हम सॉवरेन स्टेट हैं, वो एक सॉवरेन स्टेट हैं, स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। तो ऐसी कोई कॉल मतलब वो किस बुनियाद पे होगी, क्या जवाब होगा कि आप अपने मुल्क में एक ऐसा कह दीजिए जिस पे केसेस हैं आप उसको आजाद कर दें? ये जुडिशियल मामलात हैं, सॉवरेन स्टेट्स के अपने मामलात हैं। और इतनी जो रिहाई की बात चलाई जा रही है, तो ये क्या एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर अपने माथे से उतार देंगे, ये गुलामी मंजूर के स्टिकर लगा लेंगे, ये क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक मजे का खेज बातें हैं जो शुरू की गई वो तो है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि इस पे हमने मुशावरत की भी है, हमने इस पे, और जब आएगी कॉल तो देखेंगे। अब वैसे उम्मीद है कि कॉल नहीं आएगी, इस तरह की बातें राना साहब ने की है। मेरे सामने तो ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई और ना इस पे बातचीत हुई है। और देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि जिन कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा उस वक्त के प्रेसिडेंट बाइडेन को, वो सारे डेमोक्रेट्स थे। इन्होंने वहां पे कैंपेन जो पीटीआई ने चलाई वो डेमोक्रेट्स की चलाई, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं ये रिपब्लिकन्स के साथ लग गए। मुझे समझ नहीं आ रही, हम तो इस पे खामोश रहे, हमारा काम नहीं है साइडें लेना। स्टेट का काम नहीं होता कि वो अपने आप को कंट्रोवर्शियल करे इन चीजों के अंदर। मगर पूरी तरीके इंसाफ
जब एक पार्टी की पूरी कैंपेन वहां चला रही थी और अब दूसरी पार्टी के सदर के जीतने के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने लीडर की रिहाई का ऐलान कर दिया है, तो ये क्या, मैंने जैसे कहा कि ये कोई यूनियन काउंसिल का इलेक्शन है कि जहां पे चेयरमैन एसएचओ को जाएगा और कहेगा थाने का दरवाजा खोल, बंदा बाहर काट। तो ये इस तरह स्टेट्स के मामला चलते नहीं हैं। ये क्योंकि बहुत बेसिक थिंकिंग के लोग हैं, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी तबाह की। तो रिहाई को लेकर अता तारिर साहब, वैसे आप ज़ाहिर हुकूमत के तर्जुमान हैं और तहरीक इंसाफ तो इल्ज़ाम ही हुकूमत के ऊपर लगाती है कि हमें जो है सियासी तौर पर जो है केसेस के अंदर बंद रखा गया है बानी पीटीआई को। कब तक आप उनकी रिहाई देख रहे हैं? मुतवक्का लंबे अरसे के लिए मजीद वो जेल के अंदर ही है? मैं तो नहीं देख रहा कोई भी रिहाई। 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है, तो मुझे तो कोई रिहाई नजर नहीं आ रही है। कितने सालों और तक? खान साहब आजकल ये बानी चेयरमैन पीटे हवास बाख्ता भी हैं। पिछली एक आधी पेशी पे सहाफियों ने उनका मुराल बहुत लो देखा और वो अजीब अजीब बातें भी कर रहे थे और अपने जमाने में लोगों को कहते थे मैं खाना बंद कर दूंगा, मैं दवाई नहीं जाने दूंगा, मैं मुझको से पकड़ के अंदर डाल दूंगा, मैं इतनी हेरोइन डाल दूंगा। तो अब जब जेन्युइन केस इन पे बने हैं तो अब ये इतना घबरा क्यों रहे हैं? और खुद कहते थे घबराना नहीं, और अब घबरा इस तरह रहे हैं जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। ये बड़े बेसिक लोग हैं। बेसिकली इनकी थिंकिंग जो है वो इतनी बेसिक है कि हर मुल्क को कहते थे हम तुम्हारी सकाफत को तुम्हारे से बेहतर जानते हैं। फॉरेन पॉलिसी तबाह की, इकोनॉमिक पॉलिसी तबाह की, झूठे नारे लगाए, झूठा बयानिया बनाया, इकोनॉमी को तबाह कह रहे हैं उन्हें बाहर आता हुआ नहीं देख रहे। कब तक आप उन्हें बाहर आता हुआ नहीं देख रहे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मैं तो देखिए जितने ये संगीन केसेस हैं इन पर और जिस तरह की करप्शन इन्होंने की है और जिस लेवल पे करप्शन की है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई भी जल्द जो है इनकी रिहाई मुमकिन होगी। और जल्द से मुराद आपकी क्या है? यानी कि अब ज़रा ताखीर की बात करें, कितने साल लग सकते हैं? नहीं, मैं तो बहुत, देखिए मैं तो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर मुझे उनके लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मुस्तकबिल करीब में आप उनके लिए कोई उम्मीद नहीं देख रहे? और वैसे नहीं, भी मुस्तकबिल दूर में भी मुझे तो कोई उम्मीद इनके लिए नजर नहीं आती। अच्छा, वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहीं बात की थी आफिया सिद्दीकी के बदले भी कोई रिहाई वाली कोई जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो इस तरह का चल सकता है? कोई ऐसी है कोई चीज? मैं नहीं समझता। देखिए, आफिया सिद्दीकी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लेटर लिखा, अदालत में भी जमा कराया, एक वक्त भी जा रहा है, मगर वो प्योर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक इशू है। और आफिया सिद्दीकी के हवाले से बड़ी देर से हम कैंपेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल उनकी एक लॉ के मुताबिक उनकी ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज हैं रिजॉल्व होने चाहिए। वो बिल्कुल गवर्नमेंट उसमें सीरियस है, मगर ये तो मतलब एक सियासी लीडर जिसने करप्शन केसेस किए हों वो किस चीज पे रिहाई मांग रहा है और क्या कौन सा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है? वैसे जो है जाहिर है अब तहरीक इंसाफ के लोग एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, उनकी वो एक ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं ट्रंप की फैमिली के साथ, उनकी बेटी उनके दामाद के साथ। और शहबाज गिल भी कह रहे हैं कि कुछ हमारे लोगों की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ अर्सा पहले, उन्होंने भी इस तरह की उम्मीद का इजहार किया था कि कुछ करेंगे। शहबाज गिल और फिर इसके अलावा एक ट्रंप के मुशीर ने भी कहा है कि ये गिरफ्तारी कब तक रहेगी, इस तरह का ट्वीट वहां से भी एक आया है अमेरिका से भी। तो बातें तो चल रही है ज़ाहिर है काफी सारी। नहीं, मेरा ख्याल है हमने ज्यादा यहाँ पे बातें बना ली हैं। हम तो इस तरह कर रहे हैं जिस तरह पहली तकरीर में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये गुफ्तगू का फायदा कोई नहीं है। और जो आप सवाल में से कर रहे हैं, मैंने बताया कि स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं। सही। और एक ऐसा बंदा जो वहां पे जेल के अंदर देसी मुर्गी देसी घी में खाता है, एक्सरसाइज वाली बाइसिकल मिली हुई है, वॉक करता है, यानी कि आप कैटेगोरिकली ये वाजे कर रहे हैं कि अगर कोई, यानी कि अभी तो ज़रा नहीं है, अगर कोई कॉल आ भी जाती है तो रियासत पाकिस्तान रेजिस्ट करेगी, किसी किस्म की कोई सवाल से जो है वो नहीं मानी जाएगी। रियासतों के दरमियान इस तरह के सवाल होते ही नहीं है। मैं तो उसका उस पर आ ही नहीं रहा कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ ये मजे का खेल है प्रोपोजिशन। मैं किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक मफरूजे के ऊपर मैं बात करना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि ये बिल्कुल एक मजाक है। और ये एक बिल्कुल देखिए, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और इनका दम कुछ ज्यादा निकल रहा है। खारिजुल काम इकरार नहीं दे सकते ना ऐसी किसी कॉल को, ये जानते हुए कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गैर मुतवक्का एक शख्सियत के हामिल कोई शख्स है। अतातार साहब, चले अमेरिका से कॉल आती है या नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कॉल कल से देने जा रही है। कल सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है और वहीं से एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक की कॉल दे सकती है अपने बानी की रिहाई के लिए। वो 3 लाख बंदा डी चौक पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, रोक पाएंगे उन्हें या रोकेंगे या क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और इनका दम ज्यादा निकलता है। तो लाहौर का जलसा नाकाम, संजानी का जलसा नाकाम, संजानी के जलसे की नाकामी के बाद
ये इस्लामाबाद की तरफ आए और रास्ते से भाग गए और वहां जाके छुप गए केपी हाउस के अंदर। तो ये तो नाकामी के बाद नाकामी इनका मुकद्दर बन रही है। तो ये किस तरीके से जलसा करेंगे लाखों का? 4 कंटेनर इनसे हटाए नहीं जाते और कहते हैं रुकावटें खड़ी कर दी, फलान कर कंटेनर आप लगाते क्यों हैं? आता है तो लोग तो इनकलाब में तो लोग कहते हैं कि हम तो वो जान देने को तैयार हैं। ये कैसे लोग हैं कि ये जाके छुप भी जाते हैं, कंटेनर भी इनसे हटाए नहीं जाते और कुछ 6-7 हजार बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते। जरूर करें, शौक पूरा कर लें, मगर इनके पास वो अब स्ट्रेंथ नहीं रही लोग इकट्ठे करने की। इतना होता तो ये सुप्रीम कोर्ट बार का ना इलेक्शन जीत जाते। 26वीं तरमीम पे इतना रौला डाला, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है ये तो मोहर लग गई 26वीं तरमीम के ऊपर भी, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी। कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर से ये हार गए। तो अगर इतने पॉपुलर होते और इनकी इतनी तंजीम होती तो ये वकला को मनूवर ना कर लेते। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा शोर शराबा है और वो अंग्रेजी में कहावत है कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। तो बस यही चल रहा है इनका। तो फिर हटा दे रुकावटें, करने दे एहतजाज, नंबर पता लग जाएगा कितने लोग आज उनके साथ देखिए ना, कोयटा में तो इन्होंने राह फरार इख्तियार की। हाँ, इजाजत नहीं मिली उन्हें, इजाजत ही नहीं मिली। आप कब से इजाजत के मोहताज हैं जी? आप कब से इजाजतें लेने के मोहताज इस्लामाबाद हैं? के अंदर भी उन्होंने बगैर इजाजत के कोई जलसा नहीं किया। जब तक आपने इजाजत नहीं दी, जलसा उन्होंने नहीं किया। वो कह रहे हैं हम कोऑपरेट करते करेंगे। रहे ना, मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने दौर में जब ये थे, हम करते रहे हैं। ये पानी भी छोड़ते रहे ग्राउंडों के अंदर, हम बिल्कुल करते रहे हैं। बात ये है कि इतने लॉ अबाइडिंग सिटीजन है कि 9 मई के हमले हम कर सकते हैं। शोहदा की यादगारों को जमीन पे गिरा के हम ठुड्डे मार के बेहुरमत कर सकते हैं, मगर जलसे के लिए हम डिप्टी कमिश्नर बहादुर की परमिशन के बगैर नहीं करेंगे। डीसी साहब इतने हम ताबेदार हैं। तो ये कब से हो गया समर्था? मुझे एक्सप्लेन कर दें कि हम डीसी कितने ताबेदार कब से हो गए? फौज की तो हमने बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इधर डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे हम कहते हैं नहीं, हमें परमिशन दे दो, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। सर वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो आजकल जरा डरे हुए 9 मई के बाद काफी ज्यादा, तो इसलिए जरा एहतियात से वो काम ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि बिजली के ऊपर आपने जो आज रिलीफ का ऐलान किया है वो तो आपने कर दिया, आप रिलीफ दे रहे हैं, बिजली के ऊपर एक अच्छा रिलीफ है। लेकिन ये बताएं कि आगे अवाम के ऊपर एक बड़ा बोझ जो है वो मिनी बजट की सूरत में तो नहीं आने वाला कहीं, चूंकि जाहिर है अब तक 189 बिलियन का जो है वो शॉर्टफॉल हो चुका है, 321 का दिसंबर तक हो जाएगा। देखिए, कोई इसकी बात नहीं करता कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, 6.7 के ऊपर। रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रही हैं 8.8 अरब डॉलर, अक्टूबर के महीने में सिर्फ 3 अरब डॉलर आया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 11 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं और दिन ब दिन आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं, अवाम तक वो रिलीफ पहुंच रहा है। तो ये मिनी बजट किस चीज का आएगा और किस वास्ते आएगा, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। और कोई मिनी बजट नहीं है, झूठी अफवाहें हैं और इकोनॉमी की तरक्की कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, तो उनका ख्याल है कि किसी भी तरीके से इस मामले को साबोटाज किया जाए। तो ये बिल्कुल गलत खबर है। तो अतादार साहब ये बताएं कि एक बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आया था कि वो नाराज हैं आपसे, ये सारा जब भी 26वीं तरमीम के बाद जो सारा प्रोसीजर हुआ जुडिशल कमीशन का, उन्होंने अपना बंदा भी उसमें से पुल आउट कर लिया था। तो वो नाराजगी की असल वजह क्या है, पीछे मामला क्या है और मनाने के हवाले से क्या कोशिशें हुई है अभी तक? नहीं, देखिए, दराज नहीं है, उनका एक ओपिनियन था कि जो जुडिशल कमीशन के अंदर दोनों मेंबर उनके हों, सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी। हम मेजॉरिटी पार्टी थे, हम समझते थे कि बैलेंस होना चाहिए। तो उनका एक ओपिनियन था और उस ओपिनियन पे काफी जो है वो डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद एक बैलेंस फार्मूला बनाया गया। तो वो बिल्कुल उनका एक रिजर्वेशन थी और मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा सीरियस रिजर्वेशन नहीं है। उनका एक ओपिनियन था जिसपे उन्होंने अपने राय का इजहार किया और हमारी बड़ी अच्छी कोलिशन है, इसमें कोई बोन ऑफ कंटेंशन ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता को खतरा पैदा हो। ये नाराजगी आर्मी एक्ट में तरमीम की वजह से तो नहीं थी, पीछे वो मामला तो नहीं था इसके कि उसमें आपने उन्हें एतमाद में नहीं लिया? बड़ी खुल के वोट दिया वहां पे खड़े होके बकायदा, तो वो मेरा ख्याल है एतमाद में लेने की बात कर रहा हूँ। इस तरमीम को लाने से पहले एतमाद में लेने की बात कर रहा हूँ कि क्या उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था और कोई उसमें ताखीर भी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। मैं तो दोनों हाउसेज में गया, सेनेट में भी गया, नेशनल असेंबली में भी गया, ऐसा कोई तासर मुझे नहीं मिला। जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन पे बिल्कुल उनका एक इतराज था, उसको इंशाल्लाह दूर भी करेंगे और उस पर काफी बातचीत हुई है, तो वो कोई ऐसा इशू है नहीं। तो ये बताएं मुझे फाइनली कि ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के वाले से क्या अभी पेशरफ्त है? खान साहब का ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 9 मई के केसेस को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि 9 मई के मुल्जिमान अमेरिका में कैपिटल हिल वालों को सजा हो गई, लंदन राइट्स वालों को लंदन में सजा हो गई। ये अनोखे लाडले हैं जिनको अभी तक सजाएं नहीं हो सकी। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने बड़ा इसमें काम किया है,
तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी डिले हुई है इसमें। और जिन लोगों के खिलाफ सबूत थे कि उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इनका किया जाए, वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द होना चाहिए। बाकी जहाँ पे बाकी सिविलियन की बात है, वो जब वो तो कानून के मुताबिक होगा, और उस पर ऑब्वियसली कंसर्न अथॉरिटीज जब ये समझेंगे कि कानून के मुताबिक किसी का होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। खान साहब का स्पेसिफिकली आप वहाँ ट्रायल होता देख रहे हैं या होगा वहाँ पे? देखिए, गवर्नमेंट तो ये बात ना डिक्टेट करती है, ना गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। प्रोसिक्यूशन का काम है, कंसर्न पुलिस का काम है, तहकीकाती इदारों का काम है। अच्छा, फाइनली बताएं मुझे कि क्रिकेट टीम के हवाले से आज एक खबर आई है भारत से कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही। चूंकि आप हुकूमत के तर्जुमान हैं तो आप बेहतर वदात इस पर कर सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल का भारत कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएं, तो आया है वहां से ऐसा कोई बाज़ाब्ता पैगाम? देखिए, बात यह है कि ब्रिटेन में कोई चीज नहीं आई, और आज मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बात की कि अगर एतराज है पाकिस्तान में खेलने पर तो वर्बल पैगाम आया वहां से? रिटर्न में नहीं आया, कोई वर्बल पैगाम आया वहां से? देखिए, उन्होंने उनका एक ऐलान मीडिया पे ही हमने देखा है, और वो दुबई में खेलने के हवाले से खबर देखी है। उसके जवाब में हम इतना ही कह सकते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से पाक रखें, पॉलिटिक्स से बाहर रखें। और जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेलती है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में खेलती है, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में खेलती है, तो किसी और मुल्क को इतराज नहीं होना चाहिए। और ये मॉडल बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा कि कुछ मैच पाकिस्तान में करने, कुछ पाकिस्तान से बाहर करने। सारे मैच इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे, और पाकिस्तान के अंदर ही ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के फैसले के मुताबिक मुनक्कद होगी। अब वो अटेंड नहीं करते, उनकी मर्जी है, मगर ये पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए खेलों के अंदर। खेलों के अंदर खेल को खेल ही रहने दिया जाए। भारत अगर नहीं आता तो 9वें नंबर की टीम को शामिल कर लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत की जो है हरकत नहीं मानी जाएगी। बात करेंगे, देखते हैं कि क्या फॉर्मूला निकलता है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। किसी को इतराज है तो इस पर रिटर्न भेजिए। सही है, बहुत शुक्रिया अतातार साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर इत्तलात अतातार की, जिनका कहना है कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा और भारत को पाकिस्तान आना ही होगा, वरना आगे का लाएमल जो है वो देखा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को वो बहुत जल्द जो है वो जेल से बाहर आता हुआ नहीं देख रहे। अमरीकी सदर के दबाव के बारे से उन्होंने यही कहा है कि ऐसी कॉल नहीं आएगी, और अगर आती है तो फिर जाहिर है उन्होंने इस बारे से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से कि क्या अब उनकी सारी उम्मीदें अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से ही वाबस्ता हैं, या खुद भी जो तहरीक चलाने की बात हुई थी उससे अब अली मीन गंडापुर थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं? क्या वजह है इसकी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। मुतज़ाद जो है वो उम्मीदें जो है इस तरह की ज़ाहिर की जा रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतानिया या अमेरिका में क़यादत है वो तो बड़ी पुरजोश है, बड़ी पुरुमीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आ जाए या कल वो कॉल आने वाली है पानी पीटीआई की राय के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उसे डाउन प्ले कर रही है। लेकिन अब असल सवाल यहाँ पे है कि सारी उम्मीदें तहरीक इंसाफ ने क्या डोनाल्ड ट्रंप से ही बांध ली है, या पाकिस्तान के अंदर खुद भी कोई तहरीक चलानी, जो एक तहरीक की बात हो रही थी कि 9 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन अब वो लगता है कि सिर्फ एक जलसा होगा। फिलहाल फाइनल कॉल नहीं दी जा रही। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि अब आपने सारी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से ही बांध ली है या खुद भी कोई तहरीक चलाएंगे अपने बानी की रिहाई के लिए? चूंकि 9 नवंबर से बड़ा चर्चा था कि एक फाइनल कॉल आने वाली है, फाइनल तहरीक शुरू होने वाली है इस्लामाबाद में, कुछ 3 लाख बंदे आप लेकर आने वाले हैं। लेकिन अब तो गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि फाइनल कॉल तो खान साहब ने देनी है, फिलहाल तो वो जलसा ही हो रहा है स्वाबी के अंदर। बहुत शुक्रिया समर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 2 दिन से मैं ये डिस्कशन सुन रहा हूँ। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बने थे, मैंने एक ट्वीट की और उसी दिन मेरी इमरान खान साहब से फिर बाद में दोपहर को मुलाकात भी हुई, और वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ अगर आपकी इजाजत से। मेरे ख्याल में मेरा मुद्दा उसमें क्लियर हो जाएगा पार्टी की जानिब से। और ये 2 दिन पहले उस वक्त हुई थी जब सदर अभी वो पास नहीं हुए थे, ट्रंप साहब अभी जीते नहीं थे। सुबह 9 बजे दुनिया में आज तक किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। सब मफादात का खेल है, अपनी जंग सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। खान साहब को हमने खुद ही निकालना है, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। जिस अमरीकी इस्तेमार ने खान साहब को निकाला, क्या सिर्फ सदर बदलने से रियासत अमरीका की पॉलिसी बदल जाएगी?
तो ओवरऑल तो जिस्ट यही है जो बात लेकिन इमरान खान जुल्फी साहब ने बुखारी फिर तो जेल कुछ के और अंदर बात की। कर रहे हैं, शहबाज गिल तो कुछ और बात कर रहे हैं। वहां तो बड़ी उम्मीद है, बड़ा जोश है कि डोनाल्ड ट्रंप खान साहब को रिहा करवाने वाले हैं। वो जुल्फी बुखारी तो कह रहे हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं उनकी फैमिली से, उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात करने के लिए, इस हवाले से। तो जो मैंने आपको परसों की बात की, सुबह 9 बजे तो ट्रंप नहीं जीता था। चलिए वो तो तो आपकी मुझे बात है ना, किसने कहा था कि आप ये वो मेरे, तो आपकी बात है ना, आप अपनी तो बात मुझे करें, बाकी दूसरी आपके बात पार्टी बताएं, के लोग तो बड़े मुझे इसे दूसरी सेलिब्रेट बात कर रहे बताएं हैं। समर साहब, एक मिनट। दूसरी बात यह है, बाकी पार्टी के लोग अहम नहीं है, अहम इमरान खान है जो लीडर है। सही है। जब इमरान खान जेल में थे, वो तो जेल से कुछ नहीं कर अभी भी सकते ना, ज्यादा जो जेल करना में है ही है, बाहर वालों ने करना है जब वो ना। जेल, समर साहब आप जवाब सुनते नहीं है ना, आप अतावले हो जाते हैं। जी जी बोले। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मैं ये अर्ज कर रहा था कि तनकीद अगर कोई हुई है तो कल हुई होगी ना, हम्म आज हुई है। जिस वक्त ट्रंप जीता था उस वक्त तो ये कोई बात ही नहीं थी ना। हम्म। तो उस वक्त जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमें सिर्फ इतनी तवक्को है कि गैर जानिबदार रहेंगे, क्या इमरान खान साहब ने वहां मीडिया से कहा कि वो मुझे रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? उस दिन कहा, कल कहा, अच्छा, आज आप जो ये है कहना चाह रहे सादर हैं केस अली आज मोहम्मद खान इमरान खान साहब साहब के ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी कोई कॉल नहीं करनी चाहिए अगर वो सदर बन यानी जब वो जाते हैं व्हाइट हाउस पे, सदर तो ज़ाहिर है वो मुंतखब हो गए हैं, तो जाते हैं तो उन्हें ऐसी कोई कॉल नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानी हुकाम को, आप अपनी जंग खुद लड़ेंगे। इमरान खान अगर रिहा होगा तो पाकिस्तानी कौम के दम से होगा, बाहर से ये सातवां नवा बेड़ा कभी नहीं आता। ना 71 की लड़ाई में आया था ना आ जाएगा। हाँ, वो एक तो पॉलिसी चेंज होती है, ट्रंप की एक दोस्ती का ताल्लुक तो है ना इमरान खान साहब से, तो वो उस हवाले से तो बात कर सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, 450 दिनों से आपने रखा हुआ है, वो उस पर कमेंट तो कर सकते हैं। ट्रंप कोई मतलब है, कोई चूजा सही है। तो नहीं है कि उसको हम कहें कि तुमने ये कहना ये नहीं कह। वो मुल्क की, दुनिया की एक बड़ी ताकत का सदर है, उसने कोई ना कोई सही है। उस तो मुझे आदमी के बारे में तो बात करनी है जो उसका दोस्ती का ताल्लुक भी था, और जो ये देख रहा है कि एक साबिक वजीर आजम इमरान खान ठीक। को बगैर किसी जुर्म के वो गोलियां खा के जेल में 450 दिनों से बैठा है, उस पे तो तो बैन अवी दुनिया से क्रिटिसिज्म हुई है और होगी। तो फिर आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं अमेरिका से नहीं आनी चाहिए, वहां से नहीं होगा, तो फिर आप इंटरनली तहरीक इंसाफ कैसे फिर उन्हें रिहा करवाएगी? आपके पास क्या पॉलिसी है? क्योंकि आप तो 2-3 मरतबा को मूवमेंट चला चुके हैं, उसके खातिर हाँ नताइज हासिल नहीं हो सके थे। फिर एक आईजी के 9 नवंबर को फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है, इस्लामाबाद के डी चौक पर को 3 लाख बंदे आप इकट्ठे करने जा रहे हैं। फिलहाल तो गड्डापुर साहब कह रहे हैं कि अब वो फाइनल कॉल तो खान साहब नहीं देनी है, वो तो फाइनल कॉल नहीं है। तो कल फिर आपका सिर्फ जलसा हो रहा है, फाइनल कॉल आपकी मौखर हो गई है फिर? सियासत में देखें, फाइनल कॉल तो वही होती है जो कोई 65 की जंग हो या कोई आपने कोई फाइनल मार्का मारना हो। सियासत में आप कभी भी सारे अपने कार्ड एक वक्त में शो नहीं करते ना। आप ये कहते हैं कि अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। कल हमारा जलसा है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर कल जलसे में ये कहा जाता है कि किसी तारीख को हमने आना है, अगर उस तारीख को हम आते हैं और खान साहब की रिहाई नहीं होती, तो क्या उसके बाद हम आराम से घरों में बैठ जाएंगे? नहीं। सियासत में आप जद्दोजहद जारी रखते हैं, सारी जिंदगी अगर लग जाए आप अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं। लोगों ने कौम कश्मीरियों को देखें, कश्मीरी कितने साल से लगे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब खुदा ना खासा 70-80 नहीं, साल वो अंदर होंगे। आपके मैं ये वजीर कह रहा आला हूँ खैबर पख्तूनख्वा इस तो जद्दोजहद में ये वो कहना तो कि बड़े ये वाला काम हो दावे जाए कर तो रहे थे, उसके हफ्ता बाद पहले हम तक कि कुछ वो नहीं सर पे करेंगे। कफन बांधने की बातें कर रहे थे, घर से निकलेंगे हमारे जनाजे पढ़वा लें, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो वो क्या वो सियासी बयान था महज फिर? देखिए, मैं अपने वजीर आला जिसने बड़ी जद्दोजहद की है, मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। और मैं मोतरफ हूँ उनकी कोशिशों का। मुश्किल हालात में सुबह भी चलाया है और तहरीक को भी जिंदा रखा है। अगर एक नाम कोई चूज करे कि इन एहतजाजों में से एक नाम निकाल के हमें बताएं जिसने एहतजाज को फ्रंट से लीड किया है, तो यानी वो तो फिर एक ही नाम है जिसका आप नाम ले रहे हैं, गंडापुर साहब। यानी कल फिर आपका जलसा है, कोई कॉल नहीं आ रही किसी हतमी मूवमेंट के हवाले से? नहीं, कल का जो जलसा है, जलसे में ही आगे का लाएमल दिया जाएगा। अब मैं हम्म आपको इस वक्त जलसे से कोई 24 घंटे पहले ये कह दूं कि कल हम ये करने जा रहे हैं, हफ्ता वो एक हफ्ता पहले नामुनासिब तो है। कहा जा अंदर जो रहा था, डिस्कशन होती है एक हफ्ता पहले वो, तो ये कहा जा रहा था कि ऐसी जलसे में कॉल आने वाली है कि वहां पे कोई टेंट सिटी बनने जा रहा था, और ये प्लानिंग भी हो रही थी कि शायद वहीं से इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े। एक हफ्ता पहले इस तरह की प्लानिंग चल रही थी, अब शायद प्लान चेंज हो गया है। नहीं, ऐसी किसी कंसल्टेशन का मैं तो हिस्सा सही। नहीं रहा। हाँ, पार्लियामेंट्री पार्टी की हमारी मीटिंग हुई कौमी हम्म असेंबली में, वहां इस पे सवाल उठाया गया कि क्या प्लान क्या है। तो मेरे ख्याल में जो कोई फाइनल लाएअमल है तो वो शायद कल जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब या सलमान राजा साहब या बैरिस्टर गौर साहब जो मेन ओहदेदार हैं, शायद उनमें से कोई दे। ये कहना कि सिर्फ जलसा करके घर चले जाएंगे, मैं समझता हूँ ऐसा भी नहीं है।
लेकिन ये समझना कि कल कोई कॉल होगी कि अभी सब चल पड़ो, मुझे नहीं लगता ऐसा है कि उस कल सही है। सार सबको लेके डी चौक पे चढ़ जाएं, ऐसा नहीं होता। सियासी तरीक तैयारी के साथ जाती है, कल एक जलसा है, फिर उसके बाद आगे कल अमल दिया जाएगा। अगर हमने डी चौक जाना है या किसी भी जगह जाना है, उसके लिए आपने मोबिलाइजेशन करनी है, लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना सही है, है। लोगों को आपने उठाना है, उनके लिए इंतजाम करने हैं। तो कल आगे कल अमल दिया जाएगा कि क्या हमने कब मजीद एहतजाज के लिए वैसे किस वक्त जाना है और कब किस तक का जगह जाना है, इरादा क्या है डी अली चौक जाना मुल्क है या साहब? पूरे मुल्क में निकलना है? कब तक का इरादा है ये तहरीक को लॉन्च करने के हवाले से? देखिए, तहरीक तो लॉन्च हो चुकी हुई है। आप अगर उसको देखें तो कोशिशें तो जारी हैं। हाँ, जिस लेवल पे एक्सपेक्टेशन है, आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा तो निकल आता, लेकिन पंजाब में जब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जब खवातीन को उठाया जा रहा है, बच्चों को खींचा जा रहा है। अभी आपने चोई जाग एक्स एम एन ए साहब की जो पिक्चर्स आपने देखी होंगी, उनकी जो 80 साल माँ है, जिस तरह वो बेचारी पड़ी है बेड पे, जिनको जदोकोब किया गया, या उनके जो बच्चों के साथ, ये एक एग्जाम्पल है। तो इन हालात में आप मुझे बताएं, क्या अगर हम दोष दें पंजाब को, ये इंसाफ होगा कि जब आपको अपने घरों में नहीं आने दिया जा रहा? तो इन हालात में सिंध भी है, हमारे लोग खड़े हैं। पंजाब 26वीं आईनी तरमीम में सिंध जो भी है, पसदायत की गई है, बलूचिस्तान भी लोग है। अपनी बलूचिस्तान में आज आप जदोजहद कर रहे हैं, जलसा नहीं स्टैंड कर उन्हें सके लिया कोयटा हुआ के है, अंदर। इमरान खान के साहब के साथ मजबूत खड़े। कोयटा के अंदर आज आप जलसा नहीं कर सके। सिंध है, बलूचिस्तान है, 2 सूबे मजीद भी हैं आपके। आप तो कहते हैं कि लोग निकल आएंगे जब आप कॉल देंगे, तो फिर ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल, गवर्नमेंट तो कह रही है कि कंटेनर भी होंगे, फिर रुकावटें भी होंगी, सारा कुछ होगा। और कुछ देर पहले अतातार साहब हमारे हमारे प्राइम में ठीक है, थे, वो तो देखें, ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ इतनी अच्छी होगी कि वो एक डिप्टी कमिश्नर की जो है वो हुक्म की पाबंद होगी कि भाई जलसे की इजाज़त वो देंगे तो करेंगे जाके। अता तारड़ साहब की मैं क्या आपको बात करूं। चलें, जब वो अपना हल्का जीत के आएंगे, फिर उनके किसी बात का मैं जवाब दूंगा। बाकी फॉर्म 47 पे तो दुनिया आई बैठी है, इनके तो लीडर फॉर्म 47 पे आए बैठे हैं, तो चले, उनसे क्या गिला। फिलहाल तो उन्हें लेकिन ये कहना कि जलसे के लिए, ये कहना कि ये कहना कि जलसे के लिए इजाजत, देखिए, एहतजाज जब होता है वो इजाजत लेके नहीं होता, जलसा इजाजत लेके ही होता है, क्योंकि जलसे में आपको इंतजाम करने होते हैं, अच्छा स्टेज बनाना होता है, लाइट्स लगानी होती हैं, आप जर्नलिस्ट के लिए कंटेनर लगाना होता है, सही स्टेज है। लगाना होता है। अच्छा, तो अगर वैसे इजाजत नहीं हो तो वहां फिर आप जलसा कैसे करेंगे? हाँ, अली मुल्क साहब, एहतजाज आपने आपने और 3 लाख जलसे बंदे दोनों में फर्क है। एहतजाज के लिए जब आप जाते हैं तो आप देखें, आप 3 लाख पे आपकी सुई अटकी आपने हुई है। 3 लाख इमरान बंदे खान साहब इस्लामाबाद लाने को थे। 2 आपने करोड़ 3 के लाख करीब बंदे गैर इस्लामाबाद पड़ा लाने हुआ थे। है। 1 लाख टीचर आपका पेशावर के अंदर निकला हुआ है, एहतजाज कर रहा है। देखें, आप पत्नी अपने साथ पॉइंटर्स लेके आते हैं तो फिर आपने एक जवाब का इंतजार किए बगैर दूसरा मिजाज दागना होता है। जी जी, पहले मुझे ये बताएं, ये 3 लाख का फिगर आपको किसने दिया कि हमने 3 लाख आपके लाने हैं? पार्टी के लोगों ने बातें की है, लाख से एक आपकी पार्टी के ज्यादा मुतअद्दिल नहीं लोगों ने ये कम। बात की है। शेर अफजल मरवत ने कहा, गंडापुर मैं साहब ने कहा 3 लाख बंदे हम लेकर आएंगे डी चौक के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जब हम निकलेंगे दोबारा डी चौक के लिए, तो एक बड़ी तादाद होगी। फिगर क्या होगी वो तो मेरे रब को पता है, मुझे क्या पता कितना बंदा निकलेगा। हो सकता है 30 लाख निकला है, हो सही, सकता है 3 लाख ना हो, 1 लाख हो सकता है 50,000 हो। ये तो हमारी मूवमेंट पे, कन्विंसिंग पे है और कौम पे है सही कि है। कितने निकलते हैं। अब आपने दूसरी बात की है कि 1 लाख टीचर निकला है, तो आपने गिन लिया है कि 1 लाख टीचर हैं और हुकूमतों के खिलाफ तो एहतजाज होते हैं। आप मुझे बताएं, 1 लाख टीचर निकले हैं, कोई आपने हमने किसी को नोटिफिकेशन उठा नहीं लिया, पढ़ा केपी गवर्नमेंट किसी का को हमने जिन्हें मुअत्तल किया दहशतगर्दी का गया है? पर्चा काटा है? तो देखिए ना कितने गिनने जरा वहां पे। देखें, हुकूमती, एक मिनट, हुकूमती जो इंतजामिया के अपने उनके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं चीजों को हैंडल करने के। आप मुअत्तल भी करते हैं और बहाल भी हो जाते हैं। आप लोगों को उनकी तनख्वाह भी रोकते हैं, बाज़ औक़ात आप वो बहाल भी हो जाती है। सही है, लेकिन ये मार देना, उठा देना, सही है। गायब कर देना, दहशतगर्दी के पर्चे काटना, ये तरीके इंसाफ नहीं करती। ये करने वाले तख्ते लाहौर में बैठे हैं और कुछ उनके नुमाइंदे अच्छा, इस्लामाबाद में बैठे हैं। अच्छा अली वहां साहब, एक तहरीक वकला की भी चलनी थी, वो भी ज़ाहिर आप वो तहरीक अभी तक नहीं चली, जिस पे अलीमा खान साहब ने तो आज बाज़ाब्ता शिकवा वो कर रही हैं। वो कह रही है कि क्या वजह है कि 2007 में तो वकला तहरीक चल पड़ी थी, अब ये वकला तहरीक नहीं चल रही। ये अपनी पार्टी की जो आपकी जो वकला विंग है उस पर कोई अदम एतमाद का इजहार है? मैं एज अ पॉलिसी अलीमा आपा की किसी बात पे कमेंट नहीं करता। हम्म, उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, दलेर खातून है और अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और दिल से कर रही हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी का इमरान खान के लिए वाकई दिल दुखता है तो उनमें से शायद टॉप पे अलीमा आपा होंगी।
तो वो बात करें, हमारी बड़ी बहन है। बुशरा मैं बीबी भी नहीं गिला कर कमेंट चुकी है करता, मैं पाकिस्तान समझता तहरीक हूँ उनको इंसाफ के गिले का खान साहब हक के है। वकला के हमें हवाले से। बुशरा बीबी भी कोर्ट के अंदर गिला कर चुकी है कि हमारे वकला कुछ नहीं कर पा रहे। शायद यही वजह है कि खान साहब ने अब आपकी पार्टी से बाहर के जो है फैसल चौधरी साहब उन्हें आगे किया है। आल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी ने तो उन्हें निकाल दिया था लीगल टीम से, लेकिन खान साहब ने फिर उन्हें ऑन किया है। लगता है समर साहब आज आप उधार खाए बैठे हैं कि आपने मेरी किसी ना किसी से लड़ाई करवा के आज जाना है, लेकिन मैंने भी कसम उठाई है कि मैं भी किसी से लड़ूंगा नहीं। देखिए, जहां तक बुशरा बीबी की बात है, जाहिर है वो नॉन पॉलिटिकल है, उनकी कंसर्न सिर्फ खान साहब के हद तक महदूद है, जिस तरह अलीमा आपा सही हो गया। है। बाकी जहां तक फैसल चौधरी साहब का ताल्लुक है, फैसल चौधरी साहब का ताल्लुक है, वो तहरीक इंसाफ में उनके जो भाई हैं फवाद साहब, उनसे पहले से तहरीक इंसाफ में है, खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी रहे हैं, फिर वो दूर भी हुए, दोबारा उनको खान साहब ने नजदीक किया है। तो खान साहब बड़े लीडर हैं, उनका हक है कि वो किसको नजदीक करें, किसको दूर करें। फैसल चौधरी साहब, मैंने उनको देखा है, केसेस वगैरह वो डील कर रहे हैं, अपनी मेहनत वो कर रहे हैं। अब पार्टी से बाहर, पार्टी के अंदर, ये मैं समझता हूँ कुछ चीजें हम पार्टी के अंदर डिस्कस करने, मीडिया पे ना करें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में वो आदमी खान साहब के लिए कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बाकी जहां तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, हमारे पुराने साथी हैं, उनकी पार्टी में वापसी का फैसला जो है वो इमरान खान साहब खुद करेंगे, और वो जेल की रिहाई जो उनकी होती है उसके बाद वो करेंगे। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात। नहीं, जो मेरा सवाल था बुनियादी तौर पर वो ये था कि वकला जो आपके अपने हैं वकला हैं, उसके ऊपर कोई अदम एतमाद है खान साहब का, बुशरा बीबी का और अलीमा खान साहब का, कि खान साहब ने भी अब फैसल चौधरी साहब को आगे किया अपने केसेस को लेकर? नहीं, अदम एतमाद तो नहीं है, क्योंकि इस पे मुझे जरा बात पूरी करने दीजिएगा। आप मिसाइल बड़ा जल्दी मार देते हैं। तो जो है सदाम हुसैन साहब के पास भी स्कड मिसाइल होते थे, वो लगा फिर कोई एक भी नहीं था उधर अमेरिका या इसराइल। लेकिन यहाँ लग रहे लगता है। तो ILF, हाँ, अली मोहम्मद को लग रहे हैं, मुझे पता लग रहा है, मैं देख रहा हूँ। खान साहब ने जो हमारी जो लीगल टीम है, जो मेन उसके लीड लॉयर्स हैं, तो आज भी वही हैं, केसेस तो वही डील कर रहे हैं। तोशाखाना केस सलमान सफदर साहब हैं। इद्दत केस जो था वो सलमान अकरम राजा साहब ने, और बहुत खूबी से किया था। मैं बतौर वकील मैं समझता हूँ, मैं मोतरफ हुआ सही है। उनकी जबरदस्त एडवोकेसी का। इसी तरह लीगल टीम ने अपनी मेहनत और कोशिश की है। हाँ, ये जो इंतजार पंजोता साहब का मामला हुआ है, उस पर खान साहब ने उस दिन कुछ खदशात का इजहार किया कि ILF को ज्यादा करना चाहिए था। इंतजार पंजोता साहब के लिए के मामले पे ILF को और मुख्तलिफ बार, इवन खान साहब ने ये भी कहा कि जो बार कौंसिल है, देखें इंतजार पंजोता है PTI का है, लेकिन क्या वो वकील नहीं है? तो जो वकला तंजीमें हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी? जो उनके वकील भाई के साथ जो हुआ, जो वीडियो आई है उसकी, तो इन चीजों पे कुछ खदशात का इजहार किया, लेकिन ये कहना कि अदम एतमाद है, मैं नहीं समझता अदम एतमाद है। नो, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की, जिनका कहना है कि खान साहब का अपनी पार्टी की जो वकला टीम है उस पर किसी किस्म का कोई भी अदम एतमाद नहीं है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट के मैदान से। आज दो बड़ी खबरें सामने आई। एक अच्छी खबर थी कि पाकिस्तानी शाहीनों ने शिकस्त दी आज वर्ल्ड नंबर 1 यानी कि जो वर्ल्ड चैंपियन है क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया को, लेकर साथ ही भारत से बुरी खबर आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि फरवरी में पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, भारत अपनी टीम उसमें नहीं भेज रहा। पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए दो बड़ी खबरों की। एक तो शाहीनों ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उसी के होम ग्राउंड और होम कंडीशंस में बुरी तरह शिकस्त देकर 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। कौमी टीम ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी टीम की बेहतर होती कारकर्दगी से जहां क्रिकेट फैंस बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं उनके लिए भारत से एक बुरी खबर सामने आई है, जहां हमेशा की तरह हठधर्मी पर कायम इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस खेलने से इनकार कर दिया है और मुतबादिल के तौर पर दुबई में मैचेस खेलने की तजवीज दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय अखबार ने यह कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराये ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम को इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। याद रहे, 2008 के बाद से आज तक 16 साल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की सरजमीन पर एक मैच भी नहीं खेला, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2023 का वर्ल्ड कप भारत में जाकर खेल चुकी है। जबकि 2023 का एशिया कप, जिसका मेजबान पाकिस्तान था, पहले ही भारत को श्रीलंका में मैचेस खेलने की रियायत दे चुका है।
भारतीय मीडिया की इस खबर पर रद्द अमल देते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर बात करने को तैयार नहीं, अब हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को न रखें। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारे से इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी था 9 मार्च शेड्यूल्ड है, जिसके मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय टीम को तमाम मैचेस लाहौर में खेलने की तजवीज़ भी दे चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? क्या एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा? इसका फैसला 10 से 12 नवंबर को मुतवक्के है, जब आईसीसी का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। इस सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। भारत से जो एक बुरी खबर आज सामने आई है, आगे चल के हम बात करेंगे जो आज पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन जो भारत से बुरी खबर आई पहले उस पर जरा बात कर लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है और बड़ी उम्मीदें थी कि भारत जहां पर आएगा खेलेगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब वहां से ये कहा गया है कि भारत नहीं आ रहा पाकिस्तान, वो हाइब्रिड मॉडल पर ही जोर दे रहे हैं कि दुबई में उनके मैचेस खिलाए जाए, जबकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल कतन ऐसा नहीं माना जाएगा। मैचेस होंगे तो पाकिस्तान के अंदर होंगे, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। तो फिर ये क्या होने जा रहा है? देखिए समर, दरअसल भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली अब से 4-5 माह कबल यही थी कि वो खुद तो डायरेक्ट कोई नहीं बात कर रहे थे, लेकिन वो अपने मीडिया के जरिए ये खबरें पहुंचा रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। उनके आप यूट्यूबर्स को देख लें, उनके बड़े बड़े अखबारात को देख लें, उन सब ने ये कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। अच्छा, भारतीय हुकूमत, लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगर तब्दील होगी तो बर्फ पिघलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी आए, वो क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते और ये खबरें उन्होंने चलवाई। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये 1-2 दिन में शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का और लाहौर में भारतीय टीम के मैचेस रखे गए। अब मसला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत को लिखेगा, बीसीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेगा कि हम खेलने जाए या ना जाए, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें मना करेगी तो वो लेटर वो आईसीसी को भेजेंगे और आईसीसी वो लेटर मेजबान मुल्क पाकिस्तान को भेजेगा। तो अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि भारत नहीं आएगा। उनको बड़ा नाज है, उनको बड़ा जोम है अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी टीम पर, कि हमारी टीम की बड़ी वैल्यू है और वैल्यू सबने देखी 3 न्यूजीलैंड थे। अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां क्या होगा वो भी देखना होगा, लेकिन अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान को इसी आसरे में रखा हुआ है कि हम नहीं आएंगे। और बज़ाहिर जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि भारत का आना मुश्किल नजर आता है। अच्छा, भारत अगर नहीं आता तो अगला ऑप्शन क्या है? क्या नंबर 9 टीम को पाकिस्तान खिला लेगा या फिर जे शाह के आईसीसी में होने से इंडिया मैनिपुलेट कर जाएगा सूरत हाल को हाइब्रिड मॉडल के हवाले से? इसका इम्कान कितना है? देखिए समर, जब अगस्त में आईसीसी का इजलास हुआ कोलंबो में, तो उस इजलास में जो बजट अप्रूव किया गया, उस बजट में एक्स्ट्रा पैसे अप्रूव किए गए। एक्स्ट्रा पैसे किस खुशी में आप अप्रूव कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप के जहन में है कि अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो पाकिस्तान में कुछ मैचेस हो, दुबई में भारत के मैचेस हो, तो ब्रॉडकास्टर्स को लाना ले जाना बहुत सारे मसाइल होंगे। तो उन्होंने पैसे ऑलरेडी एलोकेट कर दिए थे कि ये पैसे जो है हाइब्रिड मॉडल, इन्होंने बताया नहीं कि हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन भारत की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है समर कि वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं और वो बहाने बना रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। उनके यूट्यूबर्स की आप जबान देखें कि वो किसकी जबान बोल रहे हैं, तो लग यही रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक ग्राउंड बना रहा है और उस ग्राउंड के लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है और लग यही रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा और वो भी दुबई में जाएगा। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान अगर नहीं मानता, वो जो मेरा सवाल था कि फिर आईसीसी इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है कि मजबूर करे पाकिस्तान को कि भारत को खिलाया जाए, या फिर एक ऑप्शन जो पाकिस्तान ने लास्ट में फ्लोट किया था चंद महीने पहले मोहसिन नकवी साहब ने या पीसीबी की तरफ से आया था कि हम नंबर 9 टीम को खिला लेंगे, तो इसमें पाकिस्तान का कितना इख्तियार पीसीबी का है और आईसीसी का कितना इख्तियार है इस फैसले के अंदर? देखिए, नंबर 9 टीम को कैसे खिला सकते हैं? आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी उसको मॉनिटर कर रहा है। आप भारत के बगैर अगर टूर्नामेंट कराएंगे तो उसकी वो कमर्शियल वैल्यू नहीं रहेगी जिस पर भारत को बड़ा फख्र है, और वो ब्रॉडकास्टर्स भी इतने हैं, टाइमिंग भी ऐसे, तो मुझे नहीं लग रहा कि नवी टीम को शामिल करेंगे। आईसीसी यही कहेगा, अगर भारत लेटर भेजता है आईसीसी को कि जी हमारी हुकूमत ने मना किया है,
तो आईसीसी यही कहेगा कि आप इसका ऑल्टरनेट हाइब्रिड मॉडल पर जाएं। मोहसिन नकवी साहब ने तो आज कह दिया कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। आपको याद है ज़का अशरफ साहब भी यही कह रहे थे जब वो चेयरमैन थे कि नजम सेठी साहब थे कि हम ज़का अशरफ साहब के हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। उससे पहले सेठी साहब, हाँ सेठी साहब उससे पहले थे। जी हाँ, एशिया कप हुआ, उससे पहले सेठी साहब थे जिन्होंने ये थोड़ा सा शोशा छोड़ा कि हाइब्रिड मॉडल, और फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब को घुटने टेकने पड़े। तो मुझे लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएंगे। और आईसीसी कितना जोर लगाएगा, क्योंकि 1996 के बाद वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है तकरीबन समझ लीजिए 29 बरस के बाद। तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहेगा। कितना बड़ा नुकसान होगा ये पीसीबी के लिए भी? जाहिर है इंडियन टीम अगर एक मैच भी खेल जाती है तो रेवेन्यू के हिसाब से बहुत बड़ा एक फायदा होता है जो एक होस्ट बोर्ड होता है उससे। ये कितना बड़ा नुकसान होगा अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान में? यही वजह है समर अब्बास के भारत पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि देखें स्पॉन्सरशिप सारी उसकी है, फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो उसके हैं, और अगर पाकिस्तान भारत नहीं आता तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा माली नुकसान होगा। पाकिस्तान ने 12 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करके 3 स्टेडियम की तज़ीनो आराइश कर रहे हैं, उनको रेनोवेशन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। वो हमें दीवार से लगाना चाहते हैं कि फाइनेंशियली आपको लॉस हो, उनकी टीम यहाँ ना आए। आपको याद होगा 2008 में आखिरी मरतबा भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए आई थी, और अब आप अंदाजा लगा लें कि 16 साल हो गए। और इससे पहले टेस्ट सीरीज तो भारत ने 2004-05 में खेली थी, पाकिस्तान भी 2007 में खेल कर आया। तो जिस तरह से इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं हुकूमत की बुनियाद पर, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारी ओडीआई में पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा कमबैक हुआ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर जाके इतना अच्छा परफॉर्म करना। पहला मैच भी पाकिस्तान ने तकरीबन डोमिनेट किया था, बड़ा अच्छा। हमारे बल्लेबाज तो नहीं चल रहे थे लेकिन हमारे बॉलर्स ने बड़ा कमाल कर दिया था। बाद में हम एक अच्छा मैच फाइट करके हमारे थे। और आज का मैच जो हुआ, जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने एक कमाल दिखाया, और उसके बाद हमारे बैटर्स हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया, साइम अयूब ने और साथ अब्दुल्ला शफीक ने। और जो बॉलिंग में हमारे शाहीन अफरीदी ने ऊपर से विकेटें ली जो काफ़ी अरसे से सक्सेसफुल नहीं रहे थे नए बॉल के साथ विकेटें लेने में, और साथ हारिस रऊफ ने बाद में आके जो 5 विकेटें ली। कैसे देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान टीम के ओडीआई में इस कमबैक को? देखिए समर अब्बास, पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल क्रिकेट टीम है कि कभी खुशी देती है कभी गम देती है। अब कोई तवक्को नहीं कर रहा था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रवाना हुई, क्योंकि उसने 11 नवंबर 2023 के बाद से कोई वनडे नहीं खेला था। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस दौरान 9 वनडे खेल चुकी थी। पाकिस्तान जब गया तो लोग राइट ऑफ कर रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 में कारकर्दगी रही थी, लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल से एक मैच भी जीत जाए। आपको याद होगा वसीम अकरम का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा पाकिस्तानी टीम अगर एक मैच भी जीत ले वनडे का तो बड़ी बात होगी। लेकिन अब हम एक मैच जीते और अब हम इस वर्ष पर आ गए हैं कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं। तो पाकिस्तान की टीम में जिस तरीके से जेल किया है हमारे फास्ट बॉलर्स ने, जो बॉलिंग की है, चाहे वो हारिस रऊफ हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, और फिर कप्तानी भी बड़ी जबरदस्त। जी हाँ, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो एक स्टैंड लिया गया है कि भारत पाकिस्तान में आएगा और यहाँ आकर खेलेगा, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसी पे पाकिस्तान डट जाता है और भारत से ये बात मनवाने पे उन्हें मजबूर कर देता है कि भारत पाकिस्तान में आकर खेले। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।